ये 1980 का दौर था। इस दौर का बॉम्बे करीम लाला, हाजी मस्तान, यूसुफ पठान और वरदा राजन जैसे गैंगस्टर्स की दहशत देख चुका था। इन गैंगस्टर्स की एक अच्छी बात ये थी कि इन्होंने गैर कानूनी काम तो बहुत किए थे, लेकिन कभी कोई गिरी हुई हरकत नहीं की थी। ये बॉम्बे शहर से प्यार करते थे और ना इन्होंने कभी शहर गंदा किया था, ना ही कोई ऐसी हरकत जिससे लोगों के दिलों में इनके लिए नफरत हो। लेकिन अब बॉम्बे बदल चुका था और बॉम्बे की आवाम छोटा राजन, छोटा शकील और मनिया सुरवे जैसे और भी कई गैंगस्टर्स को पैदा होते और पुलिस की गोली खा के खाक में मिलते या तो देख चुकी थी या बहुत जल्द देखने वाली थी। इसी दौरान मेरी पोस्टिंग काला चौकी में बतौर SHO हुई। जो नहीं जानते उनके सामने मैं अर्ज करता चलूं कि चौकी का मतलब पुलिस स्टेशन होता है। चार्ज लेने के साथ ही मेरे जूनियर ऑफिसर्स मुझे काला चौकी की हद में होने वाले सारे गैर कानूनी काम और इन कामों को सरंजाम देने वाले गिरोहों की तफसील से जानकारी देने लगे। इनमें फिरौती, ड्रग्स, चांदी की तस्करी और हवाला जैसे सीरियस क्राइम्स शामिल थे। मैंने फैसला किया कि अगर मैं सीरियस ऑफेंडर्स की ही कमर तोड़ दूंगा तो छोटे मोटे जुर्म करने वाले मुजरिम खुद ब खुद पुलिस से डर के अपने गैर कानूनी काम बंद कर देंगे। टेलीफोन से बिल्डर्स को धमका के फिरौती मांगने वाले गिरोहों के पीछे जाना फिजूल था, क्योंकि एक तो इस तरह के कॉल अक्सर PCO यानी पब्लिक कॉल ऑफिस से किए जाते थे और पुलिस के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे कि टेलीफोन जैसी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन को वक्त पर ट्रैक कर सके। और अगर थोड़े बहुत रिसोर्सेज थे भी तो इसमें हफ्तों लग जाते। ऊपर से जिनसे फिरौती मांगी जाती वो फिरौती देने के बाद भी अंडरवर्ल्ड के डर से पुलिस के सामने अपना मुंह नहीं खोलते। ड्रग्स और चांदी की तस्करी करने वालों को मैं पहले भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर चुका था, जिसमें मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली थी। तो मैंने फैसला किया कि मैं हवाला ट्रेडर्स को अपना पहला शिकार बनाऊंगा। मेरे सामने 3 नाम थे, मारवाड़ी, शिंदे और दिलीप राज। मारवाड़ी, जो कि अपने नाम की ही तरह शातिर था, एक होलसेल की दुकान की आड़ में बहुत बड़ा हवाला का बिजनेस कर रहा था। लेकिन लाखों का कारोबार हर रोज करने के बावजूद भी मारवाड़ी सिर्फ एक छोटी मछली थी। असल मगरमच्छ तो शिंदे और दिलीप राज थे। शिंदे मारवाड़ी जैसी छोटी मछलियों का बॉस था। बॉम्बे के जितने भी हवाला ट्रेडर्स थे वो सभी कहीं ना कहीं शिंदे के लिए काम करते थे, जिनमें मारवाड़ी भी एक हवाला ट्रेडर था। एक तरफ शिंदे सरकारी ऑफिसर्स, फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस और बिल्डर्स के लिए हवाला करता था, तो दूसरी तरफ दिलीप राज सिर्फ अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स के लिए। शिंदे फरार था और अपना कारोबार अपने गुंडों की मदद से टेलीफोन के जरिए चलाया करता था, जबकि दिलीप राज पूरी तरह से अंडरग्राउंड था। कई साल से उसे किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उसके नाम का सिक्का सारे बॉम्बे शहर में चलता था, क्योंकि उसके कनेक्शंस उस वक्त के माफिया, अंडरवर्ल्ड, पॉलिटिशियंस और पुलिस के कुछ हाई रैंकिंग करप्ट ऑफिसर्स के साथ थे। इन दोनों का पता मुझे सिर्फ मारवाड़ी से मिल सकता था, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान मुझे सिखाया गया था कि छोटी मछली को अक्सर पता होता है कि मगरमच्छ कहाँ है। जो जूनियर ऑफिसर्स मुझे ब्रीफ कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा, काला चौकी में कितने ऑफिसर्स और अदर रैंक्स पोस्टेड हैं? उन्होंने कहा, सर, एक SHO जो आप हो, इंस्पेक्टर, 2 ASI, 4 हवलदार और 18 कांस्टेबल्स हैं। आई सेड गुड। कल सुबह ठीक 9 बजे सब के सब मुझे यहाँ चौकी में चाहिए। कल किसी की पेशी वेशी तो नहीं है ना कोर्ट में, या कोई और जरूरी काम? जवाब मिला, नहीं सर। मैंने पूछा, हेडक्वार्टर्स से पुलिस मिनी बस का इंतजाम हो सकता है? हवलदार ने कहा, मुश्किल है सर, 4 दिन पहले से दरखास्त डालनी पड़ती है, फिर भी नहीं मिलती। मैंने कहा कोई बात नहीं और मैं घर चला गया। बिस्तर पे लेटे लेटे मैं यही सोच रहा था कि मेरा अगला दाव क्या होना चाहिए। कल जब मारवाड़ी मेरी गिरफ्त में होगा तो मुझे उससे कैसे डील करना है। मारवाड़ी बेशक छोटी मछली थी, लेकिन वो अपने खेल का पक्का खिलाड़ी था। उसे तोड़ना इतना भी आसान नहीं था। अचानक मेरी आंखों के सामने से एक बिजली सी दौड़ी और मुझे ट्रेनिंग के दौरान सिखाया गया एक अहम सबक याद आया। किसी भी शख्स से मिलने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लो। मैं फौरन अपनी सरकारी इश्यू रॉयल एनफील्ड लेकर काला चौकी की तरफ चला गया। चौकी के अंदर मौजूद हवलदार और कांस्टेबल्स ने पहले से ही मेरी रॉयल एनफील्ड की आवाज सुन के मेरी आमद का अंदाजा लगा लिया था और पहले से ही अपने सीनियर ऑफिसर को सल्यूट करने के लिए मोहतात खड़े थे। मैंने उन्हें बैठने के लिए कहा और उनसे पूछा, मारवाड़ी के बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है? हवलदार महेश यादव ने कहा, सबको सब कुछ पता है सर। मैंने कहा, बताओ मुझे। यादव ने कहा, A342। हाँ सर, जरा साहब के लिए चाय बोलना। हाँ सर,
कह के 342 जो कांस्टेबल था चाय बोलने के लिए चला गया। कांस्टेबल्स को उस दौर में अक्सर नंबर से ही बुलाया जाता था। जल्द ही सबके लिए चाय आ गई और हवलदार यादव ने बोलना शुरू किया। सर, कहने को मारवाड़ी छोटा मोटा हवाला ट्रेडर है, लेकिन इसका महीने में करोड़ों का कारोबार होता है। अभी पिछले महीने ही इसने 2.5 करोड़ का बंगला जुहू में अपनी दूसरी आइटम को तोहफे में दिया है। सर, पहली वाली नहीं जानती दूसरी के बारे में। पिछले 2 साल में ही अचानक इसे न जाने कौन सी ऐसी खजाने की चाबी मिल गई। एक से एक महंगी गाड़ियां, 3 आलीशान गोल्फ कोर्स और भी बहुत। मुझे उसकी तारीफ या शानो शौकत के किस्से नहीं सुनने। टेबल पे चाय का प्याला पटकते हुए गुस्से से मैंने कहा। यादव ने कहा, सॉरी सर। मैंने कहा, मेरे काम का क्या है, मुझे वो बताओ। यादव ने अब जो कहा वो सुन के मुझे मारवाड़ी की दुखती रग साफ नजर आने लगी। यादव ने कहा, सर, मारवाड़ी जुए का एक अड्डा भी चलाता है, यही काला चौकी पुलिस लाइन के ठीक पीछे। और उस जुए के अड्डे में नकली नोटों को असली के साथ मिला के बड़ी ही आसानी से शहर भर में फैला दिया जाता है। मारवाड़ी की जो होलसेल की दुकान है श्रीकांत हाड़कर मार्ग पे, वो सिर्फ नाम के लिए है। उसका सारा काला धंधा इसी जुए के अड्डे से चलता है। मैंने यादव से पूछा, ये अड्डा चलाता कौन है? यादव ने कहा, असगर। असगर मारवाड़ी का खास आदमी है। आई सेड, असगर के बारे में बताओ। और असगर के बारे में जानने के बाद मेरे हाथ एक ऐसी चीज लग गई जो मारवाड़ी के कफन की आखिरी कील बन सकती थी। असल में मारवाड़ी से जुड़ा हवाला का सारा हिसाब किताब सब असगर संभालता था। कितने पैसे कहां से आए हैं, कितने पैसे किसको जाने हैं, कितने असली नोटों के बदले कितने नकली नोट देने हैं, ये सारा काम मारवाड़ी के लिए असगर संभाला करता था। ये सब जानने के बाद मैंने हवलदार यादव से कहा, चलिए यादव साहब, आज हम भी जुए में अपनी किस्मत आजमाते हैं। जीप पेट्रोलिंग पे गई थी। रेडियो पे जीप को वापस आने का मैसेज दिया गया और कुछ ही देर में जीप चौकी के सामने खड़ी थी। जीप में 4 कांस्टेबल्स मौजूद थे। सबने मुझे अंदर से ही सल्यूट किया और स्टीयरिंग के बाएं जानिब बैठा कांस्टेबल अपनी सीट से उतर के पीछे की सीट पे चला गया। मैंने यादव को भी पीछे बैठने के लिए कहा और खुद स्टीयरिंग के बाएं जानिब वाली सीट पे बैठ गया। अब जीप का रुख। कुछ ही देर में हम असगर के अड्डे पर पहुंच गए। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे, लेकिन जुए के अड्डे के अंदर दिन जैसा समा था। अड्डे के अंदर सेंधी और देशी शराब की बू ने अजीब सा नाखुशगवार मंजर बना रखा था। अड्डे के चारों तरफ 1 से 100 तक नंबर लिखे हुए चार्ट थे और इन नंबरों पे लोगों की छोटी छोटी टुकड़ियों में मौजूद भीड़ पैसे लगा रही थी। कुछ टेबल ऐसे भी थे जिन पे ताश के पत्ते बिखरे पड़े थे। अभी हमें अंदर गए चंद मिनट भी नहीं हुए थे कि सलाम साहब कहते हुए असगर हमारे सामने आ गया। वाह साहब, दिल खुश कर दिया आपने। हुक्म कीजिए साहब। ए रवि। हाँ साहब। साहब के लिए ठंडा लाना। हाँ साहब। बताइए साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? असगर ने पूछा। मैंने उससे कहा, इतनी ठंड में भी ठंडा ही पिलाओगे मुझे? असगर हंसने लगा और उसने दोबारा आवाज लगाई, ए रवि। हाँ साहब। साहब के लिए अंग्रेजी स्पेशल, अभी लाया साहब। बताइए साहब। असगर ने सवालिया निगाहों से मेरे तरफ देखा। मैंने अड्डे के चारों तरफ नजर घुमाते हुए कहा, कुछ नहीं, नई पोस्टिंग हुई है, इलाके का जायजा ले रहा था। असगर ने कहा, बिल्कुल साहब, खबर तो रखनी चाहिए। वैसे हम भी आप लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं, क्यों यादव साहब? यादव की आंखें शर्म से झुक गईं। आपसे पहले पांडे जी थे। उन्हें भी साहब, हमने शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। इतने में अमरीकी साख्त की जैक डेनियल्स ब्लैक लेबल विस्की की 2 शानदार बोतलें ग्लास और बर्फ के साथ ट्रे में सजी हमारे सामने आ गई। असगर ने कहा, लीजिए साहब, मुंह मीठा कीजिए, और वो बोतल खोलने लगा। मैंने असगर के हाथ से बोतल अपने हाथ में ली और अड्डे के चारों तरफ शराब छिड़कने लगा। अड्डे में मौजूद ताश के सभी पत्ते शराब से भीग गए। बोतल की शराब खत्म होने से पहले मैंने दूसरी बोतल ली और शराब नंबर्स लिखे चार्ट्स पे छिड़क दी। असगर हैरान और शिस्तर मुझे रोकने की कोशिश करने लगा। अरे साहब, आप क्या कर रहे हो? ये आप क्या कर रहे हो? वो अपने जुमले खत्म भी ना कर पाया था कि मैंने जेब से माचिस निकाल ली। जिस अड्डे पे कुछ देर पहले तक जीतने वालों की चीखें और हारने वालों की बेजार आवाजें गूंज रही थीं, वहां अब सन्नाटा हो चुका था। मेरे हाथों में माचिस देखते ही सबको मेरे इरादों का इल्म हो गया और जैसे ही मैंने एक तीली सुलगाकर नंबर्स लिखे चार्ट पे फेंकी, एक झटके में सारे अड्डे ने आग पकड़ ली और सिर्फ चंद सेकंड में ये तवील सा झूवे का अड्डा
आग के हवाले हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए दीवानावार दरवाजे की तरफ भागने लगे। असगर ने नफरत और गुस्से के अंदाज में कहा, ये क्या किया तूने, ये क्या किया तूने। इतना कहते ही वो जान बचाने के लिए भाग रही भीड़ से बिल्कुल उलट अड्डे के अंदर के कमरे की तरफ भागा। और मुझे इसी का इंतजार था। यादव और मेरे साथ मौजूद बाकी कांस्टेबल्स फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। वो अपनी जान बचाना तो चाहते थे, लेकिन अपने सीनियर ऑफिसर को छोड़ के जा नहीं सकते थे। मैं उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां असगर भागा था। मुझे ट्रेनिंग के दौरान सिखाया गया था कि अगर मुजरिम पुलिस से बचने के लिए नहीं भाग रहा तो वो उस तरफ भागेगा जहां उसने लूटा हुआ माल छिपा के रखा है, ताकि किसी तरह अपने माल को पुलिस से महफूज कर सके। असगर से भी यही गलती हुई थी। जब मैं कमरे में पहुंचा तो असगर के हाथ में 4 बड़ी रजिस्टर्स थीं, जिन्हें उसने अलमारी के पीछे छुपी दीवार के अंदर मौजूद एक खुफिया खाने से निकाला था। इस कमरे में नोटों से भरी गड्डियों के बड़े बड़े बैग भी मौजूद थे, लेकिन असगर की सारी तवज्जो उन 4 रजिस्टर्स पे थी। असगर के पास कमरे से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। इस दौरान यादव ने कहा, जल्दी चलिए सर, जल्दी चलिए, आग बहुत बढ़ चुकी है। मैंने असगर को उसके गिरेबान से पकड़ के घसीटने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ झटक दिया। फिर मैंने एक जोरदार, उसके होश ठिकाने आ गए और वो चुपचाप मेरे साथ चलने लगा। बचने की आखिरी कोशिश करते हुए उसने वो 4 रजिस्टर आग में फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि यादव और बाकी कांस्टेबल्स ने मेरे और असगर के चारों तरफ घेरा बना रखा था। दरअसल वो अपने सीनियर ऑफिसर को आग से बचाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार हम अड्डे से बाहर निकले। मैंने वो 4 रजिस्टर्स असगर से छीन के पास खड़े कांस्टेबल के हवाले कर दी। असगर ने झिल्लाते हुए कहा, ये तूने ठीक नहीं किया, मारवाड़ी तुझे छोड़ेगा नहीं। मैंने यादव से कहा, जीप में बिठाओ इसे। हवलदार महेश यादव ने अपनी आंखों में चमक और मेरे लिए 1000 गुना बढ़ चुकी इज्जत लेके एक जोरदार सल्यूट मारते हुए कहा, यस सर। ये वही असगर था जिस पर हाथ डालने से पहले पुलिस वाले 20,000 बार सोचते थे, और मैंने ड्यूटी ज्वाइन करने के पहले ही दिन। दरअसल जब यादव कह रहा था कि मारवाड़ी का सारा हिसाब किताब, जिसमें हवाला का हिसाब किताब भी शामिल है, असगर अड्डे के अंदर से संभालता है, तो मुझे अंदाजा हो चुका था कि ये सारा हिसाब किताब किसी न किसी फाइल या रजिस्टर में जरूर दर्ज किया जाता होगा। मैंने अपनी सर्विस में इस तरह के रजिस्टर पहले भी देखे थे और मैं इन्हीं रजिस्टर्स की तलाश में असगर के अड्डे पर गया था। एक अजीब सी बात मैंने यहाँ ये देखी कि अड्डे के आसपास मकानों से लोग बाहर निकले तो थे, लेकिन कोई भी उस आग को बुझाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि और भी लकड़ियां और न्यूज़पेपर्स ये लोग आग में डाल रहे थे। शायद असगर के इस गैर कानूनी अड्डे और उसके गुंडों की दहशत ने इन लोगों पर काफी अरसे से जुल्म किया हुआ था, और ये लोग असगर के हाथ में हथकड़ियां देख के खुश थे। गर्ज ये कि 12:30 बजे से पहले हम पुलिस स्टेशन वापस आ चुके थे। मैंने असगर को लॉकअप में बंद किया और वो 4 रजिस्टर्स कांस्टेबल से ले ली। मैंने सभी से कहा, अब आप लोग आराम करो, कल सुबह और भी जरूरी काम है। जी सर, कह के सभी अपने अपने डेस्क पे जाने लगे। इतने में असगर ने कहा, इंस्पेक्टर, बहुत गलत किया तुमने। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कैबिन में चला गया।